हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश फेसबुक पेज से मिल जाएगा। यह ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो अब ये जो विश्व बैंक है इसने भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप सभी के पास है। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है यानी कि 10.1% वृद्धि, 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी दर का। तो ये जानकारी है यहां से थी। अब यहां पर ऑप्शन बी में लिखा है 5.4%। तो पहले जो अनुमान लगाया था वो 5.4% का लगाया था, लेकिन अब उसमें सुधार करते हुए अब ये कर दिया गया है 10.1% सकारात्मक का, यानी कि इतने वृद्धि का। उसके बाद में पूरी जानकारी है इस प्रश्न से हम पढ़ते हैं। पूरी जानकारी क्या है कि देखिए 5.4% से बढ़ाकर के जो अनुमान दोबारा से संशोधित किया गया है वो है 10.1% का। उसके बाद बात करते हैं कि ये तो बात करी हमने 2021-22 की, लेकिन 2020-21 का वित्त वर्ष है, इसके लिए कितनी जो विश्व बैंक ने जीडीपी का अनुमान लगाया था तो ये है 8.5%, लेकिन ये 8.5% नकारात्मक का है। उसके बाद 2020-21 का पता चला, 2021-22 का पता चला और अब 2022-23 के लिए भी अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने, जो कि 5.8% वृद्धि का है। तो देखिएगा 2020-21, 22-23 सारे की सारी जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब यहां से एक छोटी सी जानकारी और भी है कि यहां पर हमने पढ़ा है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में तो जीडीपी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो एक प्रश्न आपका फुल फॉर्म से संबंधित भी आता है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये यहां से जानकारी मिली। अब ये छोटी सी जानकारी और भी पढ़ेंगे क्योंकि विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है, तो विश्व बैंक के बारे में भी थोड़ी बातें हम पढ़ेंगे। जैसे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। इसका गठन कब हुआ था, तो विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में किया गया था और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास जो है वे विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपने करंट अफेयर से संबंधित मिलती है और ऐसे ही आपने करंट अफेयर्स को पढ़ना भी है ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी और कि अब आपको पता है कि हमारा ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। उसके पश्चात हमने ज्ञानकोश ऐप को भी अब प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ज्ञानकोश ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां भी इसके फ्री क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि किस भारतीय बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। $1 बिलियन का जो समझौता किया है जापान बैंक के साथ वो है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक के साथ में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। क्या है जानकारियां पूरी हम पढ़ते हैं कि ये जो ऋण है ये भारत में जापानी जो ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां हैं या आपूर्तिकर्ता है या डीलर जो है इनको प्रदान किए गए धन के समर्थन के खिलाफ पुनर्वित्त रूप में प्रदान किया गया, यानी कि इनको जो धन दिया गया था भारत सरकार ने उनके खिलाफ जो पुनर्वित्त है यानी कि अपनी क्षतिपूर्ति करने के लिए ये ऋण का समझौता किया है। अब बात करते हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने ये समझौता किया है तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जरूर पढ़ते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये कि अध्यक्ष कौन है, तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बार बार रिवाइज करके पढ़िएगा, याद रखिएगा। और मुख्यालय कहां पे है, तो एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में मुख्य रूप से एसबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है
कि किस बैंक द्वारा ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की जो समय सीमा है, इस समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। समय सीमा जो है, अब ये देखिएगा, पहले मैं आपसे बार बार चर्चा कर चुका हूं कि जब भी किसी बैंक की या पेमेंट की समय सीमा को बढ़ाया जाता है, किसी भी बैंक को ऋण दिया जाता है, किसी भी बैंक की पर जुर्माना लगाया जाता है, तो वो किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और इसी प्रकार से ये जो 6 महीने बढ़ाया गया है, पेमेंट लागू करने की जो समय सीमा बढ़ाई गई है, ये भी किसके द्वारा बढ़ाई गई है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये समय सीमा जो है ये 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई, जो कि मार्च अप्रैल में समाप्त होनी थी, उसे अब आगामी 6 महीनों के लिए यानी कि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये जानकारियां यहां से थी। अब थोड़ी जानकारियां तो आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। दो प्रश्न यहां से हमारे कवर होते हैं कि पहले तो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास कौन से हैं? तो 25वें गवर्नर है। उसके बाद आरबीआई का मुख्यालय कहां पे है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। और कल जो हमारा दिन गया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी था। तो ये बात भी आपने पढ़नी है। आज 2 अप्रैल है, लेकिन जो कल जाने वाला 1 अप्रैल था, ये आरबीआई का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये जानकारी हमें यहां से पढ़ी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 कि सैन्य फार्मों को बंद करने का फैसला किसके द्वारा लिया गया? तो जो सेना में जो दूध की सप्लाई होती है, वो जो फार्म होते हैं, उनको बंद करने का फैसला किसके द्वारा लिया गया? तो ये फैसला लिया है भारतीय थल सेना ने, यानी कि इंडियन आर्मी ने ये फैसला लिया है कि जो उनकी दूध की आपूर्ति करने वाली फर्म होती है, उन सबको अब बंद कर दिया जाएगा। तो यहां से जानकारियां मिली, लेकिन पूरी जानकारी हम और पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना जो है वो विभिन्न चौकियां, जो कि भारतीय सेना की जो टुकड़ियां होती है, जो चौकियां होती है, उनमें सैनिकों के लिए स्वच्छ गाय के दूध की आपूर्ति के लिए इनकी स्थापना करी गई थी। और पहली फार्म की अगर स्थापना आपसे पूछी जाए कि देश में पहले फार्म की स्थापना कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1889 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो 1 फरवरी 1889 को ये पहली जो फार्म खोली गई थी, ये इलाहाबाद में खोली गई थी। तो ये पूरी जानकारी है यहां से। अब भारतीय सेना ने फैसला लिया है, तो भारतीय सेना के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि अपने से पहले भी सेवा करना, ये इसका आदर्श वाक्य है, मोटो है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं, वे अब वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से आपने एक एक करके करंट अफेयर्स को तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा नई क्रूज सेवा शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिएगा, पहले तो मैं प्रश्न की चर्चा करता हूं कि क्रूज सेवा का मतलब यह है कि जो आपके समुद्र में चलती है, जो आपकी पानी में चलती है, ये चलने वाली सेवा का उद्घाटन किया गया है। लेकिन ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से ऑप्शन बी यानी कि मनसुख मंडाविया जो है, इनके द्वारा अब जो क्रूज सेवा है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो बात कर लेते हैं पूरी जानकारी। उद्घाटन मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया। मनसुख मंडाविया किस पद पर है? तो वे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री हैं, जिनके द्वारा अब क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं कि ये जो सेवा है, ये सूरत और दीव जो द्वीप है, इसमें हजीरा बंदरगाह को जोड़ती है। मुख्य रूप से सूरत जो कि गुजरात में है और हजीरा बंदरगाह जो कि दीव में स्थित है, वहां पर इन दोनों को जोड़ती है। इसमें 300 यात्री क्षमता होगी, 300 यात्रियों को एक साथ ले जा सकता है। और इसमें 16 केबिन बनाए गए हैं। यह सेवा सप्ताह में 2 बार शुरू की गई है और अक्टूबर 2020 में, इससे पहले देखिएगा, रोपैक्स नौका सेवा भी शुरू करी गई थी। तो वो कब शुरू करी गई थी? वो अक्टूबर 2020 में भावनगर जिले में हजीरा, सूरत और गोगा को जोड़ने वाली एक रोपैक्स नौ सेवा भी शुरू करी गई थी। तो ये जानकारियां थी जो कि मैंने यहां से आपको दी है। उसके बाद आपको पता है कि 5 प्रश्न पढ़ने के पश्चात हम बढ़ते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि किस क्षेत्र में 6 अंकों का
HSN कोड अनिवार्य कर दिया गया है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आपने जो सटीक आंसर होगा वो देना है। उसके पश्चात पिछला प्रश्न, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किसके द्वारा ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया गया है, तो आप सभी के बिल्कुल सटीक आंसर आए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, और आप सभी का बिल्कुल सटीक आंसर आने के कारण आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिसके पश्चात प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि किस बैंक द्वारा संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च किया गया। अब ऐसा देखिएगा, बैंक का ये हमारा लगातार आज की क्लास का तीसरा या चौथा प्रश्न है, तो बैंक से संबंधित आज प्रश्न हम पढ़ रहे हैं लगातार। देखिएगा, किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च किया है, तो अब ये जो लॉन्च किया गया है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि यहां से आपका जो प्रश्न है इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम सही होगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारियां और प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या जानकारियां हैं कि ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। अब ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि स्थापना कब हुई थी, तो 11 नवंबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ की बात करें तो राज किरण राय जो हैं वे अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। तो ये पूरी जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई महासचिव कौन बनी है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी जो नई महासचिव बनी है वो बनी है एग्नेस कैलमर्ड, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। और अगर बात करी जाए कि एग्नेस कैलमर्ड ने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने जूली विरार का स्थान लिया है। तो जूली विरार के स्थान पर एग्नेस कैलमर्ड जो है वे अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई महासचिव बनी है। तो देखिएगा, जैसा कि बात बताया कि जूली विरार का स्थान लिया है, और जूली विरार किस पद पर थी, तो वे कार्यवाहक महासचिव थी, जो कि अब महासचिव बन गई है एग्नेस कैलमर्ड। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की बनी है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है, जो कि ब्रिटेनिया यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आता है कि किस देश ने भारत से कपास और धागे के आयात की अनुमति दी है। अब ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत देश से कपास और धागे के आयात को अनुमति दी है, तो अब ऐसा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने कि भारत देश से अब कपास और धागे के आयात की अनुमति दी है। उसके बाद बढ़ते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कपास और धागे के साथ साथ में भारत से चीनी भी आयात करेगा। अब देखिएगा, बात कर रहे हैं हम कपास और चीनी की, तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। और बात कर लेते हैं अगर चीनी की, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भी भारत है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास और दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो ये आपने पढ़ने है, बिल्कुल जरूर प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नेम्स ऑफ द वुमेन, एक पुस्तक लिखी है, तो ये पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को लिखने वाले हैं जीत थाइल, यानी कि ऑप्शन ए, जीत थाइल ने अब नेम्स ऑफ वुमेन नामक एक पुस्तक लिखी है। क्या है इस पुस्तक में, पढ़ते हैं। यह पुस्तक जो है मुख्य रूप से उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में जिनकी भूमिका या तो दब गई है या उनकी भूमिका कम कर दी गई है या उन महिलाओं की भूमिका को मिटा दिया गया है। उन सभी महिलाओं का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। उसके पश्चात आज का आखिरी प्रश्न, आज की आखिरी प्रश्न क्या है कि सरकार द्वारा आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये सरकार ने जो आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी अधिनियम था, जो योजना थी, इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन सी एकदम सटीक होगा। अब 30 जून 2021 तक ये योजना बढ़ा दी गई है और इसके तहत जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनमें कुल बकाया कर्ज 40% तक ऋण दिया जाएगा, जो पहले 20% तक था। तो ये जानकारी हमने आज की वीडियो से पढ़ी है और उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही है। और अगर करंट अफेयर पसंद आ रही है तो आप पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े या ज्ञानकोश ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चारों के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।